हेलो व्यूअर्स, संधान आईएएस एकेडमी के विशेष शोर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले टर्न पे आईएएस के यूपीएससी हिस्ट्री के क्वेश्चंस को हमने फॉर्मेटिंग की शुरुआत की थी। आज उसी पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेंगे। वो क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद भाड़े के सैनिक राज्य के निर्माता बन गए। ये जो प्रश्न आया है, ये प्रश्न आईएएस में इस वर्ष पूछा गया है। अब यहाँ पर प्लासी के युद्ध को जानने से पहले हमें एक पृष्ठभूमि में, हालांकि मैंने इस पर एक बार वीडियो बंगाल की विजय बनाई हुई है, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा उसको किया था। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा। आखिर में हम जाने कि आखिर में अंग्रेजों ने बंगाल को कैसे निगला। ये सोने की जो भूमि है, इस भूमि को निगलने का काम अंग्रेजों ने कैसे किया, ये जानना जरूरी, क्योंकि यहीं से भारत की दासता का वो दौर शुरू हुआ जो 1947 तक चलता रहा। हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए, उसकी शुरुआत अगर हुई तो बंगाल से शुरू हुई। बंगाल ने एक ऐसी कहानी शुरू की जो शुरू तो बंगाल से हुई थी, लेकिन अंत में पूरे भारत को उसका भुगतान करना पड़ा। पूरा भारतीय परिक्षेत्र अंग्रेजों के चपेटे में आ गया और फिर हमें लगभग 200 साल की गुलामी फिर झेलनी पड़ी। तो आखिर में हुआ क्या था बंगाल में? बंगाल मुगल अगर काल में देखा जाए तो मुगल काल का सबसे धनाढ़ प्रांत था। जब 1651 में सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर हुगली में अपनी कोठी खोली थी। बाद में यहाँ पर जॉब चारनाक ने सूतानती, कालीघाट और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर कोलकाता की स्थापना की थी, वर्तमान कोलकाता। ये जो नगरों की स्थापना और ये काम शुरू हुआ, वो बंगाल के धन की ओर अंग्रेजों के आकर्षित होने की वजह था। बंगाल के विषय में यह कहा जाता था कि बंगाल में धन आने के 100 दरवाजे हैं, लेकिन जाने का एक भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर कोस्टल एरिया भी था, जिससे शोरा, रेशम, चीनी का व्यापार अच्छा खासा यहाँ पे होता था। और अंग्रेजों को या उस समय के जो भी व्यापारी थे, उनको अभूतपूर्व लाभ होता था। यहाँ पर आपको बताएं कि मुर्शिद कुली अली खान, जिसको करतलब खान की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, इस प्रांत को एक शक्तिशाली प्रांत और धनाढ़ प्रांत बनाने में उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बंगाल का राजस्व किसी समय जब औरंगजेब आर्थिक संकट को झेल रहा था, तो केवल बंगाल के राजस्व से ही संपूर्ण भारत का खर्चा वो चलाता था। इतना पैसा बंगाल के पास था। अंग्रेजों की नजर इस पे पड़ी और धीरे धीरे वो, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत होती है अलीवर्दी खान से, क्योंकि अलीवर्दी खान के समय अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहां पर अपना जमावड़ा बना लिया था। और अलीवर्दी खान के समय ही बंगाल को स्वर्ग कहा जाता था, क्योंकि उसने अपने शासन व्यवस्था से बंगाल को अत्यधिक धनाढ़ प्रांत के रूप में विकसित कर रखा था। वो अंग्रेजों के विषय में भी जानता था, क्योंकि उसका एक स्टेटमेंट आया है। उसने कहा कि मैं अंग्रेजों को बंगाल से नहीं निकाल सकता। जीआईसी में यही क्वेश्चन हूबहू स्टेटमेंट आया है कि मैं अंग्रेजों को बंगाल से नहीं निकाल सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो समुद्र में आग लग जाएगी। दूसरी बात, वो कंपनी की स्थिति को अच्छे से जानता था। उसने कहा कि यदि कंपनी को छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो ये काट काट के मार डालेंगे। तो कंपनी की वस्तु स्थिति से वो भली प्रकार परिचित था। वो जानता था कंपनी के बारे में, उसकी नीयत के बारे में जानता था। और अंग्रेजों का जो दिमाग था, उनकी जो आंखें थी, वो बंगाल के खजाने पे थी। ओमर्स
अलीवर्दी खान को सबसे पहले एक बूढ़ा कुत्ता कहता है। वो कहता है कि हमें बंगाल पर न केवल धन की लालसा है, बल्कि हमें इस बूढ़े कुत्ते को भी ठीक करना होगा। ये ओमर्स का स्टेटमेंट है। एक बार जब अंग्रेजों ने अलीवर्दी खान से किलबंदी की अनुमति मांगी थी, तो अलीवर्दी खान ने कहा कि तुम तो व्यापारी हो, तुम यहां केवल व्यापार करने आए हो, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन अंग्रेजों के मन में राजनीतिक लालसा जो पाने की स्थिति थी, क्योंकि वो पहले ही इन चीजों को जान रहे थे। कर्नाटक युद्ध की स्थिति कमोबेश चल रही थी और वो एक राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने को आतुर थे, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बंगाल से हो जाती है। इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है कि अंग्रेजों ने भारत को बेखबरी के दौर में जीत लिया। यह स्टेटमेंट गलत है। ये क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है कि अंग्रेजों ने भारत को कभी भी बेखबरी के दौर में नहीं जीता। एक बार बंगाल पे आते हैं तो बंगाल में यहां पर अलीवर्दी खान ने जो अपने नियम बनाए थे, उसमें एक दस्तक का, उनके पूर्वजों ने, खासकर मुगल शासकों ने एक दस्तक का कीड़ा यहां छोड़ रखा था, दस्तक का जिन्न जो बार बार निकलता। ये दस्तक क्या होता था? चूंगी मुक्त व्यापार पास होता था जो कंपनी को दिया गया था, और कंपनी के जो गुमाश्ते थे, एजेंट थे, ये जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो उस पास का दुरुपयोग करते थे। कई बार कहा गया, बार बार कहा गया, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते थे। धन के बहिर्गमन पर मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, फिर अंग्रेजों का नंगा नाच मैं आपको बताऊंगा उस लेक्चर में। अभी तो फिलहाल आप ये जानिए कि बंगाल से कितना धन गया। तो अंग्रेजों ने, जो उनके कर्मचारी थे, एक तो सरकारी काम भी देखते थे जो कंपनी का काम होता था उनकी नज़र में, और दूसरा वो अपने लिए भी काम करते थे, उसी पास का दुरुपयोग करते थे, भारतीय व्यापारियों से घूस लेते थे और उनका भी पास जो है सामान पास करवा देते थे। ये तो विश्व की सबसे, कहते हैं अपने आप को, एक रुडयार्ड किपलिंग का स्टेटमेंट है, व्हाइट मैन बर्डन, विश्व को सब बनाने चले थे ये लोग। मैंने आज तक विश्व की सभी कौमों के बारे में पढ़ा जाना, लेकिन लालची, झगड़ालू, नीच, पतित और वक्त आने पर अपना उल्लू सीधा करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नीचे ही सब लोगों को देखा। ये सिरमौर थे। इसकी स्थापना ही इसलिए हुई थी ताकि ये लूट सके। 1599 में जब ये स्थापित हुआ था, तो इनकी जो एक मंडली थी, ग्रुप था, जिन्होंने इस कंपनी को बनाया था, उसमें सारे के सारे एक से एक डिफाल्टर थे और एक से एक बेईमान, जिनको साहसिक मंडली कहा गया, सोचिए, चोरों की एक साहसिक मंडली भी वहां पे थी जो चुट्टाई करते थे। ठीक है, तो इन चुट्टों की एक साहसिक मंडली थी वहां पर जो लूटने में बहुत आगे थे। फिलहाल इसके बाद क्या हुआ कि भारत में दस्तक का खेल शुरू हुआ। अलीवर्दी खान के मरने के बाद जब नवाब सिराज गद्दी पर बैठा, तो नवाब सिराज जो है वह इस बात से वाकिफ था। एक तो दस्तक का दुरुपयोग का मैटर वो जान रहा था अच्छे तरीके से, और ये मुद्दा उसके समय और हाईलाइट हो गया। और दूसरा, नवाब के एंटी, जिसमें उसकी मौसी घसीटी बेगम, राय दुर्लभ, आपके अमीन चंद, आपके जो मीर जाफर, ये जितने भी एंटी थे, और पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, वो एक तरीके से नवाब को गद्दी से हटाना चाहते थे। शौकत जंग खुद नवाब बनना चाहता था। बाद में मनिहारी घाट के युद्ध में नवाब ने उसे हराया और हरा के मार डाला। अंग्रेज इस बात से खुश थे कि चलो कहीं ना कहीं हमारी जो चाल है वो कामयाब होगी, क्योंकि नवाब के एंटी ही उन्हें, उसको नवाब रहने नहीं देंगे और ये खुद कल को अपदस्थ हो जाएगा। वो तो इस ख्वाब को पाल रहे थे, और कहीं ना कहीं ये था भी, क्योंकि कृष्ण वल्लभ, राय दुर्लभ,
ये सारे के सारे जितने थे उन्होंने न केवल नवाब सिराज को धोखा दिया बल्कि उसके साथ विश्वासघात भी किया। इसीलिए यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं अपितु एक विश्वासघात था। विश्वासघात कैसे था मैं आपको बता रहा हूं। कृष्ण वल्लभ और राय दुर्लभ ये दोनों व्यापारी थे, धनी व्यक्ति, और इन दोनों ने नवाब सिराज को करोड़ों और लाखों का चूना लगाया था और ये जाके अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों ने इनको तब रखा जब इनसे घूस ले लिया, तब इनको अपने पास रखा और इनको शरण दी। जब नवाब सिराज ने इन दोनों के बारे में अंग्रेजों से कहा तो रोजर ट्रैक ने उस पत्र का कोई जवाब ही नहीं दिया जिस पत्र को नवाब सिराज ने अंग्रेजों के पास भेजा था। फलस्वरूप नवाब सिराज ने कोलकाता पर हमला किया और रोजर ट्रैक पहले ही वहां से निकल चुका था, फुल्टा द्वीप में चला गया था। यहां पर फिर एक विश्वासघाती मानिक चंद्र को उसने कोलकाता सौंपा और चला आया। ये अंग्रेजों के आर्थिक हितों पर बहुत बड़ी चोट थी। अब अंग्रेजों को मौका मिल गया। उधर क्लाइव और वॉटसन जब दक्षिण से लौटते हैं तो उन्होंने सबसे पहले रोजर ट्रैक के साथ मिलकर एक काउंसिल बनाई और उस काउंसिल का निर्णय था कि नवाब सिराज से हमें क्षतिपूर्ति चाहिए। 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति की मांग की गई। मानिक चंद्र ने पैसा लेकर कोलकाता क्लाइव को सौंप दिया। ये तीसरा विश्वासघात हुआ। आगे चलते हैं तो देखेंगे कि क्लाइव ने नवाब की जब स्थिति कमजोर थी, क्योंकि नवाब को इस समय अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का भी डर था और मराठों का भी भय था, तो उसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर की संधि कर ली। ये उसकी कमजोरी को दर्शाता है। अंग्रेज समझ रहे थे कि अभी कमजोर पड़ रहा है। इस संधि में अंग्रेजों ने सिक्का ढालने की बात को स्वीकार कराया, 3 लाख रुपए क्षतिपूर्ति भी ले ली और कहा कि कल को तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा तो हम क्या करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। एक और विश्वासघाती अमीरचंद था जिसको क्लाइव ने अपनी ओर मिलाया और वॉटसन के जाली हस्ताक्षर करके उसे खजाने में हिस्सा देने के नाम पर अपनी ओर मिला लिया। आपको बता दें उस जाली हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि उसका नाम था ल्यूशिंगटन। ल्यूशिंगटन ने वॉटसन के जाली हस्ताक्षर किए थे और अमीरचंद को अपनी ओर मिला लिया था। यहीं पर काल कोठरी की घटना घटती है। हॉलवेल ने यहां पर अपनी पुस्तक अलाइव वंडर में इसका सबसे पहले उल्लेख किया। डॉक्टर मीनाक्षी फुकन कहती हैं कि यह एक गंभीर चकमा था जो लोगों की भावनाओं को उघाड़ने के लिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और हम इनके साथ युद्ध करना हमारा लाजमी है। ये एक तरीके से गंभीर चकमा था। काल कोठरी की घटना जिसमें 146 लोग मार दिए गए, ये नवाब सिराज के ऊपर आरोप था। आगे चलते हैं तो देखते हैं इसी काल कोठरी की घटना को लेकर और दस्तक का मामला जो था और नवाब के विरोधी, क्योंकि नवाब के विरोधी और क्लाइव ये खुद चाहता था कि नवाब गद्दी पे ना रहे, क्योंकि वो ऐसा नवाब चाहता था वहां की गद्दी पर जिसको जब चाहे जितना इंच घुमाए तो उतना इंच घूमे। और नवाब की कमजोर स्थिति को देखकर क्लाइव ने सिराज पर आरोप लगाया कि वह अलीनगर की संधि का उल्लंघन कर रहा है और उससे फ्रांसीसियों की उन बस्तियों को मांगने की बात कही गई, जिसको नवाब सिराज ने अस्वीकार कर दिया। इस कहानी का सबसे बड़ा धूर्ततम व्यक्ति मीर जाफर था। नवाब सिराज की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने मीर जाफर को नहीं पकड़ा और उसको दंड नहीं दिया या उसे कैद नहीं किया। वो जानता सब था कि ये मेरे प्रति गद्दारी कर रहा है। यहां तक कि 15 जून को वो जाके मीर जाफर के घर चला जाता है और उससे कहता है कि भाई हमारे युद्ध में सहायता करिए। यहां भी उसका दिमाग नहीं खुला क्योंकि वो निर्णय लेने में हमेशा नाकामयाब व्यक्ति रहा। उसने मीर जाफर को गिरफ्तार न करके बहुत बड़ी भूल की थी।
और अंत में 23 जून जब 1757 को जब प्लासी की लड़ाई हुई, इस प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर मूक दर्शक बन के 50,000 की सेना का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक जगह खड़ा रहा बस। नवाब की ओर से मोहनलाल और मीर मदान लड़े, यहां पर भी उसके साथ विश्वासघात हुआ। एक तो मीर जाफर, इसलिए कहा गया ना कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं अपितु एक विश्वासघात था। सबसे बड़ा विश्वासघात मीर जाफर ने किया। इसी समय मोहनलाल ने देखा कि कुछ नवाब के सैनिक अंग्रेजों से जा मिले, ये भी विश्वासघात ही था। जिसको देखकर मोहनलाल की सेना भाग खड़ी हुई और मीर जाफर ने नवाब सिराज को गलत सलाह दी कि आप मैदान छोड़ के भाग जाइए। नवाब सिराज ने वही किया, मैदान छोड़ के भाग गया। यूपी कमीशन में इसी पर क्वेश्चन बना दिया सन 2009 में कि नवाब किस वाहन से भागा था। उत्तर है ऊंट, ऊंट से भागा था। और अंत में जो की है, मियां मीरन के पुत्र मीर जाफर का पुत्र मियां मीरन था। मियां मीरन का एक सरदार था, इसका नाम था मोहम्मद बेग। उसने नवाब सिराज की हत्या कर दी। उसकी छत विछत लाश को एक हथनी पर डालकर पूरे मुर्शिदाबाद में घुमाया गया। अब यहां पर प्रश्न था कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं अपितु एक विश्वासघात था। बिल्कुल विश्वासघात था। मैंने आपको कई उदाहरण इसके दिए। नवाब के साथी जो वहां के धनी व्यापारी थे, चाहे वो आपका कृष्णवल्लभ, राय दुर्लभ, अमीर चंद्र, उसका रिश्तेदार मीर जाफर, ये सब उसके उन्होंने मिलके उसके साथ विश्वासघात किया। और नवाब की सबसे बड़ी कमजोरी कि नवाब ने इन विश्वासघातियों को पहचानते हुए भी गिरफ्तार नहीं किया। कुछ तो भाग गए, लेकिन उसने सबसे बड़ी कमी ये की कि मीर जाफर को गिरफ्तार नहीं किया। तो इस प्रकार बंगाल के स्वार्थी तत्वों ने, धनी स्वार्थी तत्वों ने बंगाल को नीलाम कर दिया। यही आपका प्लासी का युद्ध अपितु युद्ध नहीं था, बल्कि एक विश्वासघात था। आपको ये विश्वासघातियों के नाम मेंशन करके लिखना है। इस बार क्या क्वेश्चन पूछा कि अंग्रेज, क्योंकि भाड़े के सैनिक यहां पे कौन थे? अंग्रेज। भाड़े के सैनिक कोई और नहीं थे बल्कि अंग्रेज थे, जो कभी इस पक्ष से युद्ध लड़ते थे और कभी उस पक्ष से युद्ध लड़ते थे। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, उनकी बस केवल एक आइडियोलॉजी थी, वो थी पैसा, धन कमाना। आपको बताऊं कि प्लासी के युद्ध के बाद से 3 करोड़ रुपए मीर जाफर ने अंग्रेजों को दिए। 2,34,000 पाउंड तो सिर्फ अकेले रॉबर्ट क्लाइव को मिला। इतना पैसा, और लगभग 8 वर्ष में 15 करोड़ रुपए, 8 वर्ष में 15 करोड़ रुपए अंग्रेजों ने धन का बहिर्गमन केवल बंगाल से किया। आपको बताया एक तथ्य और, प्लासी के युद्ध के पहले अंग्रेज कम से कम 74% बुलियन मंगाते थे इंग्लैंड से, और तब उससे व्यापार किया करते थे। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद से जो उन्होंने यहां से धन को लूटा, 3 वर्ष तक उन्होंने वहां से पैसा नहीं मंगाया। 3 वर्ष तक उन्होंने कोई भी पैसा इंग्लैंड से नहीं मंगाया। उस यहीं के पैसे से यहीं का सामान खरीदा और क्या किया? इंग्लैंड को भेज दिया। तो ये प्लासी के बाद से जो धन की लूट शुरू हुई, जैसे मेरी भाषा में नंगा नाच कहते हैं, अंग्रेजों का नंगा नाच जो शुरू हुआ, वो नंगा नाच बक्सर की लड़ाई के बाद और तेज हो गया। प्लासी का युद्ध जब शुरू हुआ, प्लासी का युद्ध जब खत्म हुआ, तो यहां पर एक बात और है कि भाड़े के सैनिक शब्दों का प्रयोग हुआ है कि भाड़े के सैनिक अंग्रेज। कर्नाटिक युद्ध में आप देखेंगे तो जब कर्नाटिक का दूसरा युद्ध शुरू होता है तो वहां पर मुजफ्फर जंग और चांदा साहब फ्रांसीसी पक्ष की ओर से जाते हैं, जबकि अनवरुद्दीन और नासिर जंग ये अंग्रेजों के साथ पहुंचते हैं। पैसा देकर ये अपनी सेना को उपलब्ध कराते थे। प्लासी यहां पर कर्नाटिक विजय जब अंग्रेजों ने की 1760 में बांडीबास की लड़ाई में,
जब इनका फ्रांसीसियों का भारत से सफाया कर दिया गया, तब अंग्रेजों को ये लगा कि अब हमें आगे सोचना समझना है, और तब तक बंगाल भी इनके हाथ लग चुका था। 57 में पहले बंगाल ही इनके हाथ लगा। किंग मेकर की भूमिका कैसे निभाई? नवाब सिराज की हत्या होने के पश्चात मीर जाफर गद्दी पर बैठा, जिसने अंग्रेजों को अथाह पैसा दिया। मैंने कहा था आपको 8 साल में 15 करोड़ रुपए और तुरंत 2,34,000 पाउंड। मैकाले कहता है कि सैकड़ों नावों से चांदी भर के एक्सपोर्ट कर दी गई, भेज दी गई। दूसरी बात क्या हुआ? मीर जाफर जब तक उसके काम का था, अंग्रेजों के काम का जब तक था, तब तक उन्होंने मीर जाफर को अपने साथ रखा। लेकिन मीर जाफर क्या हो गया कि उसको लगा कि ये उनकी बार बार जुए खेलने की आदत से परेशान हो गया था, और इस जुए खेलने की आदत से परेशान होने के बाद उसने डचों के साथ सहयोग किया। 1759 में बेदारा की लड़ाई में डच भी हार के इस देश से निकल गए और मीर जाफर को अपदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया। इतिहासकारों ने मीर जाफर को हटने को 1760 की रक्तहीन क्रांति कहा, कि मीर जाफर के हटने के बाद 1760 में रक्तहीन क्रांति हुई। कैसी क्रांति भाई? क्रांति का अर्थ ही होता है सत्ता में आमूलचूल परिवर्तन। ये तो एक संरक्षित राज्य था, एक पपेट को हटाकर दूसरे पपेट को बैठा दिया गया। बंगाल की जनता की इसमें कोई भूमिका नहीं थी, तो कैसे कर सकते ये क्रांति थी? अतः इस क्वेश्चन को लिखने के पूर्व भी आपको इन तथ्यों को डालना पड़ेगा कि ये एक कठपुतली को हटाकर दूसरे कठपुतली को बैठा देना क्रांति नहीं कही जाती, जिसमें बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी। तभी कैसे क्रांति संभव है? कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ ही नहीं, सत्ता वैसी की वैसी चली आई जो अंग्रेजों के हाथ में थी। मीर जाफर के हटने, क्योंकि मीर जाफर उसी कुचक्रों का शिकार हुआ जो उसने नवाब सिराज के साथ किया था, और अंत में मीर कासिम गद्दी पर बैठा। मीर कासिम गद्दी पर बैठा। तो ये आपका प्लासी का पहला पार्ट है। हम अगले वीडियो में बक्सर की चर्चा करेंगे जो मीर कासिम से शुरू होती है, और फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि बक्सर के युद्ध ने प्लासी के जीत पर मुहर लगा दी। ये हम इस क्वेश्चन को अगले टॉपिक वीडियो पे